Welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 17th of August 2020. तो 17 अगस्त 2020 का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ. जैसे अभी पिछले 2-3 दिन से वीडियोस और ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस नहीं हो पाई थी. सो द रीज़न वॉज आई टोल्ड यू ऑल दैट इट वॉज 15th ऑफ अगस्त. सो इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन और इसके काफ़ी आफ्टर इवेंट्स भी होते हैं जिसके कारण नहीं बन पाया था. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरीथिंग विल बी कंटिन्यूस. तो जो रिवीजन सीरीज के वीडियो चल रहे हैं वो भी आज से कंटिन्यूस हो जाएंगे. एंड रिवीजन सीरीज का भी मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ आज. तो आप सबको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. जो लोग टेलीग्राम में हैं, जिन्होंने सीरीज ज्वाइन की है, उनको उसमें मैं ऐड कर दूंगा. जो लोग भी रिवीजन सीरीज के हैं. मेंस का कल पहला पेपर रिलीज कर दिया गया था, तो आज उसका हम मॉडल आंसर आपके लिए रिलीज कर देंगे. तो आज वो मॉडल आंसर्स भी आ जाएंगे. इसके अलावा जो वीडियोस आते थे और जो नोट्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आज से कंटिन्यूस हो जाएंगी. सो आई एम सॉरी कि ये चीज़ें कंटिन्यूस नहीं हो पाई थी फ्रॉम द लास्ट 3-4 डेज. तो पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 15th अगस्त का ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरीथिंग विल बी नाइस एंड स्विफ्टली. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन है, Consider the following statements with respect to Apparel Export Promotion Council. Apparel Export Promotion Council के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द ऑफिशियल बॉडी ऑफ द अपैरल एक्सपोर्टर्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल असिस्टेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एज वेल एज इंपोर्टर्स. दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1978 एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 2 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेरेस. सेरेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द लार्जेस्ट नोन ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉइड बेल्ट. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द आउटर सोलर सिस्टम. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सिटी ऑफ जूनागढ़. जूनागढ़ की सिटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं. अब क्यों ये क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जूनागढ़ को मैप में रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान ने अपने मैप में दिखाया है, तो इस कारण से ये न्यूज में आया. ठीक है ना. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अ प्लेबिसाइट वाज कंडक्टेड इन जूनागढ़ थ्रू विच इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया. दूसरा स्टेटमेंट, इट शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान अलोंग द रेड क्लिफ लाइन. तो रेड क्लिफ लाइन के अलोंग ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है. आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है. Now let's start the news analysis part, friends. पहली जो न्यूज है वो है US FDA नॉट फॉर रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट. तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैज गिवन नॉट फॉर रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट. अब सलाइवा के थ्रू अभी तक देखो जो टेस्ट होता है वो उसमें नेसल फेरिंगल सैंपल लिया जाता है. नेसल फेरिंगल सैंपल, फेरिंगल मतलब फेरिंग्स के थ्रू वो गले से निकालते हैं. ओके, आप लोगों में से अगर किसी ने टेस्ट कराया, जैसे मैंने टेस्ट कराया है, तो आई नो नेसल में क्या होता है कि वो एक नाक के अंदर से एक निडल डाल करके वहां से एक सैंपल लेते हैं, जो बहुत ज्यादा तेज झटका लगता है आपको. और दूसरा आपका स्वैब टेस्ट होता है, जो गले से फेरिंग्स के थ्रू आपसे वो सैंपल लेते हैं, उसको नेसल फेरिंगल सैंपल बोलते हैं. जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसमें नेसल पैसेज से लेते हैं, और जो RT-PCR टेस्ट होता है उसमें गले से गले से सैंपल लिया जाता है. ठीक है ना. RT-PCR में गले से लिया जाता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में, एंटीजन टेस्ट में आपका नाक से नेसल सैंपल लिया जाता है. ये एक नया टेस्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है. और ये टेस्ट में सलाइवा, इसका नाम है सलाइवा डायरेक्ट. याद रखिएगा, द नेम ऑफ दिस टेस्ट इज सलाइवा डायरेक्ट. दिस इज एन इनएक्सपेंसिव टेस्ट. याद रखिए, इट्स एन इनएक्सपेंसिव टेस्ट एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इट इज वेरी सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव. ये डिफरेंट क्यों है, बिकॉज इट यूजेस सलाइवा सैंपल्स. इट यूजेस सलाइवा सैंपल्स as opposed to the more invasive nasopharyngeal swabs. nasopharyngeal swab से कम इन्वेजिव है, क्योंकि बाकी टेस्ट में रहता है वो बहुत इन्वेजिव टेस्ट है, उसमें बहुत ज्यादा अंदर पेनिट्रेट किया जाता है. जब आप नाक के थ्रू पेनिट्रेट किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको साइनस की या कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां तो नहीं है, अदरवाइज वो प्रोहिबिटेड है, वो आप ले नहीं सकते. दूसरा, गले में भी वो अंदर तक डाला जाता है ना, फेरिंग्स तक जाता है. तो इट इज दे आर वेरी इन्वेजिव टेस्ट. और ये सलाइवा डायरेक्ट जो है कम इन्वेजिव है.
अफोर्डेबल है या नहीं कंपेयर टू अदर टेस्ट अप्रूव्ड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सलाइवा ड्रग इज अफोर्डेबल, ईच टेस्ट कुड कॉस्ट एज लिटिल एज $10, मतलब लगभग 700 से 700 रुपए तक में आप ये चीज करा सकते हैं। हाईएस्ट सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, 88 to 94% सेंसिटिव है ये, ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसको डेवलप किया है येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने। एंड सैंपल कैसे कलेक्ट होते हैं, द टेस्ट could allow for at home self administered sample collection according to researchers developed in developing test। तो ये सेल्फ आप एडमिनिस्टर करके सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको अलग से जरूरत नहीं है। सलाइवा डायरेक्ट याद रखिएगा, व्हाट इज सलाइवा डायरेक्ट, ये एक नया टेस्ट है जिसमें कि सलाइवा सैंपल्स का यूज किया जाता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। देखते हैं यहाँ पे कच्छ बीएसएफ नैब्स पाकिस्तान फिशरमैन सीजेस 4 बोट्स। तो बीएसएफ ने 3-4 बोट्स पकड़ी हैं पाकिस्तान की एंड फिशरमैन को पकड़ा है। तो अब देखते हैं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की प्रीमियर बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की प्रीमियर बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को मैन करती है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बॉर्डर को मैन करती है। इट इज वन ऑफ द 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज ऑफ इंडिया, वन ऑफ द 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज ऑफ इंडिया, जैसे कि बीएसएफ हो गई आपकी, आईटीबीपी भी बॉर्डर गार्ड करती है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भी बॉर्डर गार्ड करती है। तो आप मुझे बताएंगे कि आईटीबीपी कौन सा बॉर्डर गार्ड करती है और एसएसबी कौन सा बॉर्डर गार्ड करती है, ठीक है ना। ये दोनों के बारे में आप मुझे बताइएगा। एक और जो बाकी की 2 सीएपीएफ है, एक है सीआरपीएफ जो कि आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है जो कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है, और दूसरी आपकी है सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो कि आपका पीएसयूज एंड एयरपोर्ट इनकी सिक्योरिटी का काम करती है, ठीक है ना। डू टेल मी कि आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी और एसएसबी कौन से बॉर्डर को गार्ड करती हैं। बीएसएफ का आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करती है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसको बनाया गया था 1965 के वॉर के बाद। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे और एक और वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ हमारा, उसके बाद इसको रेस किया गया था ऑन 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को इसको रेस किया गया था। एंड इट वाज फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद देयर विद, ओके, इसको याद रखिएगा, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेगमेंट में आते हैं। तो पहला जो एडिटोरियल है वो है लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट। तो बेसिकली ये वही चीज चली जो प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस साबित कर दिया गया। मैंने कल भी आपको बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो ये है इसमें सुओ मोटू कॉग्निजेंस की बात होती है कि सुओ मोटू इसका कॉग्निजेंस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को करता है, आर्टिकल 129 प्रोवाइड्स दिस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया that Supreme Court will be a court of record and it can punish for its own contempt। दूसरा हाई कोर्ट को प्रोवाइड होती है पावर आर्टिकल 215 के थ्रू। आर्टिकल 215 बोलता है हाई कोर्ट्स विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड दे विल बी मतलब हाई कोर्ट्स जो है दे कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, ओके। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना इन चीजों को। दूसरी चीज यहाँ पे आगे भी एक आर्टिकल आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल है, बट ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीजें की जरूरत है आपको। क्यों? जब आप आंसर राइटिंग करते हो या ऐसे राइटिंग करोगे तो आपको ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कोट्स और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स भी देने पड़ेंगे उसमें, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 तरीके का कंटेम्प्ट होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट कब होता है? सिविल कंटेम्प्ट तब होता है जब आप विलफुली डिसओबे करें एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर को, डिक्री को या जजमेंट को विलफुली डिसओबे करो, दैट विल बी अ सिविल कंटेम्प्ट। दूसरा होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट, मतलब कि जब आप स्कैंडुलस बिहेवियर करो विच विल स्कैंडलाइज द judiciary, that can scandalize the judiciary or that reduces the trust of the general public on the judiciary। अगर कोई ऐसी चीज आप करते हो जिससे कि जुडिशरी के ऊपर से ट्रस्ट या भरोसा उड़ जाता है तो फिर वो सारी चीजें आती है। और प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी का या इंडिया की जो एक कहने चाहिए जो उस चीज को है उसको अपहेल्ड नहीं किया है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। तो इस कारण से उनको ये प्रशांत भूषण का कॉग्निजेंस लिया गया था, ओके। बट कई बार हमने डिस्कस भी किया कि इतना जरूरी नहीं था। अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारी दूसरी ऐसी प्रायोरिटीज थी, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस थे जिनके ऊपर आपको देखना चाहिए था अदर देन दिस कंटेम्प्ट ऑफ इंडिया कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, ओके। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका
फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, द राइट टू बी। अब ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल है, बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल है। मैं आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। द फाइनल क्वेस्ट ऑफ ऑल लाइफ इज फ्रीडम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने कही, जो फाइनल क्वेस्ट होती है पूरी जिंदगी का, वो होता है फ्रीडम। दिस मीन्स दैट लाइफ एज वी नो इट इज नॉट फ्री। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो फ्री नहीं है। वी ऑल आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम बॉन्डेजेस टू फ्रीडम। हम सभी एक मतलब बॉन्डेजेस हैं हम सभी के लाइफ में। वैसे एक कोट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था पहले भी कि फ्रीडम इज द फ्रीडम टू चूज योर चेन। फ्रीडम इज द फ्रीडम टू चूज योर चेन। ये आर्टिकल भी आ चुका है, ये ऐसे भी आ चुका है यूपीएससी में कि फ्रीडम इज द फ्रीडम टू चूज हिज चेन। मैन्स फ्रीडम इज ओनली टू चूज हिज चेन। आप केवल अपनी चेन चूज करते हो, अदरवाइज आप कभी फ्री नहीं हो सकते, है ना। अब ऑथर ने कहा वी आर बाउंडेड बाय वन लॉ और दी अदर। हम या तो किसी एक लॉ से बंधे हैं, किसी दूसरे लॉ से बंधे हैं। अब लॉ क्या होता है? ऑथर ने कहा है कि एनी इवेंट और फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ इज अ लॉ। कोई भी ऐसा फिनोमिना जो खुद को रिपीट करता है हर बार, वो लॉ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मतलब अगर आप सो करोगे एप्पल के सीड, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन एप्पल प्लांट। ओके, ये केवल एप्पल ही प्रोड्यूस करेगा, कोई और दूसरी चीज नहीं करेगा। अगर आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे ही गिरेगी। तो ग्रेविटी जो कि लॉ हो गया, जिसको कि ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं, और वो फॉलो होगा। तो लॉ वो चीज होती है विच रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस वो चीज रिपीट करेगी, ठीक है ना। तो वही चीज ऑथर ने यहां पे बोली है। दूसरी चीज ऑथर ने जो बोली है वो है कि हम फ्रीडम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। फ्रीडम होती क्या है? फ्रीडम वो होती है जब आपको अपने सेल्फ के बारे में पता चल जाता है कि व्हाट एक्चुअली सेल्फ क्या होता है, और जो उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आपके बॉडी के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो उसके बीच के जब आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हो, दैट इज एक्चुअली फ्रीडम। द अवेयरनेस ऑफ योर ओन सेल्फ, द अवेयरनेस ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज योर फ्रीडम। सिंपल सी बात ऑथर ने जो बोली है वो है द अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ इज द फ्रीडम। एंड जो वो अवेयरनेस है वो उस फॉर्मलेस एंटिटी के बारे में जिसको आप सोल या आत्मा बोलते हैं, ओके, विच इज नोन एज द सोल, दैट इज द आत्मा। वो फॉर्मलेस है, उसका कोई शेप नहीं होता, वो फॉर्मलेस होती है। वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का काम करती है, वो आपकी बॉडी के अंदर एक सोर्स ऑफ पावर सप्लाई का काम करती है, इसीलिए उसको यूपीएस बोला गया है। आपकी जो बाहर की एग्जिस्टेंस है, जो बाहर की आपका बॉडी है, दैट इज द हार्डवेयर। वो दिख रहा है, उसको फील कर रहे हैं लोग उसको समझ रहे हैं। अब लोग उसको समझ रहे हैं, इसीलिए वो फ्री नहीं है। दे आर नॉट फ्री फॉर द सिंपल रीजन दैट दे आर अंडरस्टैंडिंग यू एज योर आउटर सेल्फ। वो आपके बाहरी स्ट्रक्चर को, बाहरी शेप को, बाहरी साइज को, इन सब चीजों को देख करके आपको जज कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट फ्री एंड व्हाई यू आर नॉट फ्री। हम सब अपने आप को देखते रहते हैं यार कंघी सही से नहीं हुई है, बाल सही नहीं दिख रहे हैं, ये नहीं हो, बट दैट इज नॉट फ्रीडम। वो तो बॉन्डेज में आ गए हम लोग, क्योंकि हम अपने हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर जो कि इंटरनल है आपका, विच इज फॉर्मलेस एंटिटी, उसका कोई शेप नहीं है, उसकी कोई सुंदरता नहीं है, वो एक फॉर्मलेस एंटिटी है जो कि आपके अंदर पावर सप्लाई का काम करे। दैट इज द यूपीएस ऑफ योर बॉडी विच इज नोन एज द आत्मा। उसको हम आत्मा बोलते हैं, ठीक है ना। वो आध्यात्म से जुड़ा है। अब ऑथर ने यहां पे आध्यात्म को बोला कि ये दो वर्ड से मिलकर बनता है अधिआत्म, है ना। अधिआत्मा विच मीन्स अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। दिस इज द अल्टीमेट फ्रीडम एंड यही आपको अचीव करनी है। आपको अपने बारे में जानना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। आपको अपनी आत्मा के बारे में जानना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस बॉडी। तो ये चीज ऑथर ने आप बोली, द बॉडी इज हार्डवेयर, द माइंड इज सॉफ्टवेयर एंड आत्मा इज द यूपीएस, अनइंटरप्टेबल एंड इंडिपेंडेंट पावर सोर्स। याद रखिएगा, यूपीएस उसने आत्मा को कहा है, माइंड को आपका सॉफ्टवेयर क्या है, और जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हार्डवेयर कहा है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। इट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ओके। अब ऑथर ने कहा कि जब आप अपनी आत्मा को समझ लोगे और अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को गाइड करने लगोगे, देन दैट इज नोन एज स्वराज्य। उसी को हम स्वराज्य बोलते हैं, ठीक है। उसी चीज को हम स्वराज्य बोलते हैं, स्वराज्य। जब आप अपनी आत्मा को या आप अपने इनर सेल्फ को समझ लेते हो एंड यू गाइड योर हार्डवेयर एंड यू गाइड योर सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आत्मा, देन दैट इज नोन एज स्वराज्य। उसी को हम स्वराज्य बोलते हैं। जब आप अपने अंडरस्टैंड कर लेते हो अपनी इंटरनल सेल्फ को, जब आप उस फॉर्मलेस एंटिटी के बारे में जान जाते हो कि वो एनर्जी सोर्स क्या चाहती है, एंड देन यू गाइड योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू दैट पावर, देन दैट इज नोन एज द स्वराज। उसी को स्वराज बोलेंगे। एट इट्स कोर फ्रीडम इज नॉट अबाउट चॉइसेस, इट इज रादर अबाउट आइडेंटिटी, इट इज रादर अबाउट द अवेयरनेस। ये अवेयरनेस के बारे में, फ्रीडम जो है वो चॉइसेस नहीं है। हमको क्या लगता है
कि हम हमारे पास चॉइस अगर एक पैकेट बिस्किट की है, मतलब सिर्फ पार्ले जी बिस्किट होता है, तो आप बोलते हैं यार हम फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पार्ले जी ही खा सकते हैं। अब आपको मैं बोलूं कि यार पार्ले जी, बॉबन और ये 4-5 और बिस्किट्स आ गए हैं, तो आपको लगेगा कि आप फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइसेस ज्यादा है। बट ऑथर का कहना है कि चॉइसेस से फ्रीडम नहीं होती, दिस इज नॉट फ्रीडम। ये भी एक तरीके का बॉन्डेज ही है। अभी भी आप बॉन्डेज में ही है। फ्रीडम जो होता है उसमें कोई चेन नहीं होती, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। फ्रीडम फ्री होता है, वो फ्री कहलाता है। उसमें आप अभी भी अगर हम 1 से बढ़ा करके 10 भी कर देंगे, या 1000 बिस्किट्स कर देंगे, या 1 करोड़ अलग अलग वैरायटी ऑफ बिस्किट्स कर दें, तो भी एक डेफिनेट नंबर पे जा करके वो चीज रुक जाएगी, एंड दैट विल बी योर, अगेन दैट विल बी द बॉन्डेज। तो ऑथर ने कहा कि चॉइसेस आपके पास ज्यादा है, दैट डजंट मीन कि आपके पास फ्रीडम हो गई है। फ्रीडम एक बहुत ज्यादा फ्री कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जो तभी आएगा जब आप अपने अंदर की इस फॉर्मलेस एंटिटी को समझेंगे। तो दिस वाज व्हाट मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। द कॉस्ट ऑफ स्टिफलिंग वॉइसेस। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन, जिसका आप यूज कर सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, या फिर जो जीएस में अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं। ऑथर ने यहाँ पे एक किताब का नाम दिया है, हर्शमैन की किताब है, अल्बर्ट ओ हर्शमैन्स बुक इज देयर, एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी। ये 3 चीजें ऑथर ने बोली है, एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी। यहां पे 2 की बात की जाएगी, एग्जिट और वॉइस की बात की जाएगी। हर्शमैन ने कहा है exit and voice, these are the 2 alternative mechanisms for the repair of societal institutions। अगर आप सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को ठीक करना चाहते हो तो आपके पास 2 मैकेनिज्म है उसके। पहला है वॉइस, दूसरा है एग्जिट। ठीक है ना? एग्जिट क्या होता है? ऑथर ने कहा एग्जिट का मतलब जब आप एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब में जाते हो, जब आप एक फैमिली को छोड़ करके दूसरी फैमिली में जाते हो, जब आप एक ऑप्शन को छोड़ करके दूसरे ऑप्शन की तरफ शिफ्ट कर जाते हो, वो आपका एग्जिट कहलाता है। वॉइस क्या होता है? जब आप किसी चीज के अगेंस्ट अपनी आवाज को बुलंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक महिला हैं और आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपने उस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अगर आवाज उठाई है, देन दैट इज द वॉइस। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, स्नोडन का एग्जांपल देखो, स्नोडन था कहीं पे, उसने स्नूपिंग देखी और उसने एक विसल ब्लोअर का काम किया, ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी वॉइस उठाई उस रॉन्ग को ठीक करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को ठीक करने के लिए। तो एग्जिट एंड वॉइस, ये 2 मैकेनिज्म है जिससे आप किसी इंस्टीट्यूशन को ठीक कर सकते हो। ऑथर ने कहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एग्जिट की संभावना नहीं होती, अब देखना, अगर एग्जिट की संभावना नहीं होती तो वॉइस का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, या फैमिली में ही आप किसी चीज का शिकार हो रहे हो और आपने वॉइस उठाना शुरू कर दिया, तो आपकी फैमिली को, जो आपकी नई फैमिली, उसको ये चीज पता है कि ये लड़की या ये महिला यहां से जा सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिट फ्रॉम दिस फैमिली। तो अगर वो एग्जिट की पॉसिबिलिटी है तो ही उस वॉइस का कोई मतलब है। मतलब कि डिसेंट करना तभी तक उसकी वैल्यू रहेगी जब उसका एक आउटकम भी लोगों को पता है कि यार इसका एक आउटकम होगा। तो एग्जिट इज द आउटकम ऑफ योर वॉइस, है ना? अगर आप वॉइस करते हो और चीजें नहीं सुधरती हैं तो फिर आप एग्जिट कर जाते हो, है ना? आपने बोला कि भैया मेरी सैलरी बढ़ा दो, आप सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, तो तब तक आपका सैलरी नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक आपके एग्जिट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एग्जिट एंड वॉइसेस, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, एंड व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिट, देन ओनली देयर इज अ मीनिंग ऑफ वॉइस। दूसरी चीज, अगर एग्जिट करना इतना आसान होता तो वॉइस का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना? तो यही है कि इंटरडिपेंडेंट क्यों है, कि वॉइस क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है कि एग्जिट करना इतना आसान नहीं है। ये भी एक इंटरडिपेंडेंसी है। यू नो दैट एग्जिट इज अ पॉसिबिलिटी बट इट इज नॉट अ इजी चॉइस। ये इजी चॉइस नहीं। जॉब छोड़ना एक पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन जॉब छोड़ना बिकॉज ऑफ द सैलरी रीजन इज नॉट अ, मतलब कि एक बहुत इजी ऑप्शन नहीं है, वो बहुत टफ डिसीजन हो जाएगा आपकी लाइफ का। तो इसलिए ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय द ऑथर। ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है। एंड वॉइसेस हैज द पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन। वॉइसेस की पोटेंशियल है कि वो इंस्टीट्यूशन को सही कर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो प्रशांत भूषण ने किया है, ही हैज रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशनल रॉन्ग। उसने एक इंस्टीट्यूशनल रॉन्ग को सही करने के लिए आवाज उठाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया गया। दिस वाज नॉट समथिंग कॉल्ड फॉर, दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। काफी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एंड बहुत अच्छे आर्टिकल थे।
पढ़ने में मजा आया था एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पार्लियामेंट टू सी सेवरल फर्स्ट, अब पार्लियामेंट जो है मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विल बी मार्क्ड बाय सेवरल फर्स्ट। फॉर एग्जांपल इट विल बी द फर्स्ट टाइम व्हेन देयर विल बी एन यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन सिस्टम। अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन सिस्टम का यूज किया जाएगा। पॉलीकार्बोनेट सेपरेटर्स का यूज किया जाएगा एंड देयर विल बी एन अरेंजमेंट बीइंग इन कंप्लायंस विद द फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स बीइंग ऑब्जर्व्ड विद द कोविड-19 के चक्कर में ये सारी चीजें की जाएंगी एंड दे विल बी द सेवरल फर्स्ट टू बी यूज इन द पार्लियामेंट। ये पहली बार होगा जब पार्लियामेंट में यूज हो रहा होगा। यूज ऑफ चैम्बर्स एंड गैलरीज फॉर बोथ द हाउसेस फॉर होल्डिंग द सेशन विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट सिंस 1952। जो चैम्बर्स एंड गैलरीज हैं ऑफ बोथ द हाउसेस they will be used for holding the session and it will be for the first time in the history of parliament कि 1952 के बाद पहली बार ऐसा है, 1952 से ये पहली बार ऐसा होगा पार्लियामेंट में जब दोनों चैम्बर्स की गैलरीज का यूज किया जाएगा फॉर होल्डिंग द सेशन। ठीक है ना, कि सितंबर 23 को ये सेशन मिलने वाला है तभी इसका यूज किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। PMO denies RTI plea seeking info on PM cares। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने RTI जो आई थी PM cares के रिगार्डिंग उसको डिनाई कर दिया है। अब द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज डिनाइड अ राइट टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट related to the PM cares fund on the grounds that providing it would disproportionately divert the resources of the office। तो ये कहा गया है, जो RTI प्ली आई थी PM cares की, ये उसका रिस्पॉन्स यह है कि इट विल डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ द ऑफिस। इट विल डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ द ऑफिस। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है मल्टीपल टाइम्स और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी कई बार बोला है कि अंडर द RTI एक्ट दिस रेशनल, जो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि इट विल डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द सोर्सेज ऑफ द ऑफिस, रिसोर्सेज ऑफ द ऑफिस, ये आर्गुमेंट आप नहीं दे सकते। दिस रेशनल कैन ओनली बी यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आप ये आर्गुमेंट केवल फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड को चेंज करने के लिए कर सकते हो, ना कि डिनाई करने के लिए। यू कैन नॉट डिनाई द इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर, यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज अ मिसयूज ऑफ द एक्ट। ये तो एक मिसयूज ऑफ द एक्ट है विच शुड अट्रैक्ट पेनल्टीज अंडर द लॉ। ये फॉर्मर चीफ कंट्री के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला का कहना है कि ये एक तरीके से वायलेशन है इस एक्ट का और इसमें पेनल्टी होनी चाहिए। एक्ट सेक्शन 7(9) जो है, सेक्शन 7 क्लॉज 9 ऑफ द एक्ट सेज an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately direct the resources of the public authority। मतलब ये उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जिसमें ये मांगी गई है until and unless it disproportionately diverts the resources of the public authority। मतलब कि आप केवल फॉर्मेट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट डिनाई द इंफॉर्मेशन। इस लॉजिक से आप जो फॉर्म है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो फॉर्म आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय दिस सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। एनसीसी सेट फॉर बिग एक्सपेंशन इन बॉर्डर एरियाज। अब एनसीसी जो नेशनल कैडेट कोर है उसको बनाया जाएगा फॉर अ मेजर एक्सपेंशन इन द बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। कोस्टल एरियाज, बॉर्डर एरियाज है, वहां पर उनको एक्सटेंड किया जाएगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इट्स अ यूथ विंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। इट इज अ यूथ विंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इट इज ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन वॉलंटरली बेसिस। ये स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए वॉलंटरली बेसिस पे खुली रहती है। आई थिंक इट वाज फॉर्म्ड इन 1958 और 48। एक बार आप चेक करो, यू चेक दिस वंस, ओके, डू टेल मी कि एनसीसी कब बना था। आई थिंक इट वाज इन 1958 बट चेक वंस, ओके, 48 58 आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दैट, ओके। आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है एनसीसी कब बना था, डू चेक इट वंस, ओके। नेशनल कैडेट कोर जो है इट्स अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंप्राइजेस ऑफ आर्मी, Navy and Air Wing engaged in grooming the youth of the country into disciplining and converting into a patriotic citizen। तो उनको patriotic citizen में डिसिप्लिन करने में इसकी तीनों ब्रांचेस रहती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ब्रांचेस रहती हैं। एंड द ऑफिसर्स एंड कैडेट्स हैव नो लायबिलिटी फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विस वंस दे कंप्लीट देयर कोर्स। तो जब तक कोर्स है तब तक ठीक है, लेकिन एक बार कोर्स कंप्लीट होगा उनकी कोई ऐसी वॉलंटियर, मतलब उनके ऊपर ये नहीं रहता कि आपको मजबूरन आपको काम करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन आपकी जब तक ट्रेनिंग होगी तो आपसे काम करवाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है।
आगे मूव करते हैं, लीकिंग बल्क कैरियर शिप इन मॉरिशस स्प्लिट्स इनटू टू। तो आप सबको पता है कि मॉरिशस ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर की थी एक इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी क्यों की थी? क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें ऑयल स्पिलेज हो गया था। देयर वाज एन ऑयल स्पिलेज। अ शिप हैज लीक्ड मोर देन 1000 टन्स ऑफ ऑयल इन द प्रिस्टीन वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ मॉरिशस हैज बीन स्प्लिट इनटू टू। ये दो भागों में टूट गया है और इसका नाम था एमवी वाकाशियो। याद रखिएगा, एमवी वाकाशियो। दिस वाज द नेम ऑफ द कैरियर विच वाज देयर, जिसमें ऑयल था। 1000 टन लगभग ऑयल स्प्लिट हो चुका है। एमवी वाकाशियो, दिस नेम इज एमवी वाकाशियो। एंड ये यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ऑयल गिर रहा था इससे। एंड ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इसने थ्रेटन किया है टू द मैराइन पार्क, जिसमें कि मैनग्रूव फॉरेस्ट और ये सब थे, इंडेंजर्ड स्पीशीज थी, इनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है ना। इट वाज अ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द मॉरिशियस। यूएई एंड इजराइल एस्टैब्लिश द डायरेक्ट फोन सर्विस आफ्टर द डील। मैंने कल आपको बताया था कि यूएई और इजराइल के बीच में एक पीस डील हो गई है और यूएई जो है वो तीसरी कंट्री बन गई है आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन टू हैव अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल। ओके, तो यूएई जो है वो तीसरी ऐसी कंट्री बन गई है आफ्टर द जॉर्डन एंड इजिप्ट टू हैव अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल। अब उन्होंने यहाँ पे फोन